आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल है। इमरान खान की सरकार अपोजिशन के निशाने पर है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश करने पर मुत्तफिक हो गई। ताहम ताहाल ये फैसला नहीं हो पाया कि यह तहरीक कौन और कब पेश करेगा। तो दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कहा है कि वो जो भी करेंगे मैं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो भी कदम उठाएगा उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर हिंदुस्तान की भी नजर है। अहम सवाल यही है कि क्या इमरान खान इस मुश्किल घड़ी में अपनी सरकार को बचा पाएंगे। अगर तहरीके कामयाब होती है तो फिर आगे क्या होगा। क्या हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें फौरी इंतखाबात चाहती हैं या पाकिस्तान की सियासत का आने वाले दिनों में क्या होगा। और सबसे अहम यही कि क्या जो अपोजिशन का मंसूबा है यानी इमरान खान की सरकार गिराने का, उसमें अपोजिशन कामयाब हो पाएगी या जितने इमरान खान जिस तरह से पिच पर इससे पहले खेलते रहे और जिस तरह से अपोजिशन को चकमा देते रहे, क्या इस बार भी इमरान खान उसी चालाकी से इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सैयद असद अब्बास एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। कामरान साकी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ हैं। और कैप्टन अनिल गौर साहब फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अनिल गौर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, किस तरह से अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपोजिशन ने एक तरह से एक साथ आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से इमरान खान की सरकार चले जाएगी और मुश्किल में इस वक्त इमरान खान है? अबू जी, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जी एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पॉपुलर गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ फौज के ही कहने पे होती है। उसका फौज का पूरा उसका नियंत्रण होता है और वो सिर्फ नाम की एक पॉपुलर गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर, अब बाकी मुल्कों में क्या होता है कि उन मुल्कों के अंदर फौज होती है, पाकिस्तान के अंदर फौज जो है फौज के अंदर एक मुल्क है। कहने का मतलब यह है कि पूरा राज्य जो है वो फौज का चलता है और ये जितनी पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं आते जाते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये बनते हैं, सिर्फ नीचे उतरते हैं, ये इनके जो है फौज के रहमो करमों पर। अब इमरान खान का क्या हो गया है कि उसका जो हनीमून पीरियड था जी वो पूरा का पूरा फौज के साथ खत्म हो गया है, क्योंकि फौज को लग रहा है कि ये जो है देश को ना तो ये अब इतना इफेक्टिव रहा है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आवाज उठा सके। पैसा आपको पता है कि इकोनॉमी कहाँ की कहाँ चली गई है, पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं, लोग इससे कंट्रोल हो नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेशन इससे कंट्रोल में नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि जब जो शुरुआत यहाँ हुई है कि जब इमरान खान यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर जब अपनी तकरीर के लिए उठे थे तो वो तकरीर उन्होंने 7 मिनट की बजाय जो 1 घंटा उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान और कश्मीर के ऊपर जो किया, उससे जो छवि जो बिल्कुल जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म हो गई। अब आज कटोरा लेके भी घूमने के ऊपर उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो पैसा नहीं मिल रहा तो वो क्या करेंगे, उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। लोग हाहाकार कर रहे, इसीलिए सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई। अब फौज के अंदर एक ही चीज है, वो ये चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि खुद तो वो आएंगे नहीं सामने, क्योंकि अगर फौज ने टेक ओवर कर लिया तो वो जो है जितना भी दुनिया के अंदर, अगर आज IMF वगैरह भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है हम शायद इनको लोन दे दें या दूसरे ममालिक जो दे देंगे, एक बारी जब मार्शल लॉ लग जाएगा तो वो उसके अंदर फिर ना तो कोई मुल्क इनकी तरफ मुंह करेगा और ना पाकिस्तान को कहीं से पैसा आएगा, तो पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा होगा। और अमेरिका ने ऑलरेडी इसके जब अफगानिस्तान से वो वापस चले गए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान से हाथ अपने धो दिए हैं। उन्होंने कहा जी अब हमने कुछ नहीं देना, तो ना पैसा देना है इनको ना कुछ, क्योंकि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब
फौज ये देख रही है कि इमरान खान के क्योंकि कुर्सी पे नहीं रह सकते, ना वो इफेक्टिव है, इसको हटा दिया जाए तो कोई और दूसरा आ जाए। अब उनके लिए विकल्प जो है वो देखिए, या मरियम है, या आसिफ जरदारी है, या वो उसके पास अपना जो क्या कहते हैं ये मौलाना है वो, या बिलावल भुट्टो है। तो ये 3-4 ही लोग हैं जो उनके सामने हैं, और ये इनको भी अगर लाते हैं तो जो तहरीके तालिब ये अपना पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल अनिल जी, दूसरी तरफ अपोजिशन की भी अगर हम डिजिट देखते हैं, तादाद देखते हैं, तो उनकी तादाद भी पूरी नहीं है। 162 अपोजिशन पार्टियों को अगर मिला दिया जाता है तो उनकी तादाद भी 160-162 तक पहुंच रही है। तो क्या ये इतना आसान होगा? इस पर भी हम अनिल जी आगे बात करेंगे। कामरान साकी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप अबू जी एक मिनट, मेरे को 1 मिनट और दीजिए, मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूं। जी जी, ठीक है अनिल जी, कंप्लीट करिए जी। तो उसमें क्या है कि अब उनके लिए जो एक विकल्प है वो विकल्प ये है कि तहरीके तालिबान, जो इनका जो तहरीक टीटीपी के अंदर से ही कोई लीडर चुना जाए जो इमरान खान को रिप्लेस कर ले। और आज की डेट में इनके है वो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वही एक फ्रंट रनर है। तो ये अगर उनको ये इमरान खान को निकाल देंगे यहां से और ये आएंगे, तो मेरे को लगता है कि जो ये ऑपोजिशन वगैरह है, क्योंकि ऑपोजिशन के पास उनके बिल्कुल नंबर नहीं है, बिल्कुल, यानी अनिल जी ऑपोजिशन भी इमरान खान को अब नहीं देखना चाह रहा है। आवाम भी परेशान है और इसके अलावा महंगाई और कई बड़े मुद्दे हैं, और अपोजिशन भी नहीं चाह रहा है इमरान खान को। यानी अगर इमरान खान को माइनस कर देंगे तो शायद बात बन सकती है। और भी हम इस पर बात करेंगे। कामरान साकी जी, क्या मेरी आवाज आ रही, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन। जी क्या सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल कामरान साकी जी क्या है? क्योंकि अभी तक कोई तारीख बाकायदा इसकी नहीं दी गई है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अपोजिशन कब लेकर आएगा, या अपोजिशन का मास्टर प्लान आखिर क्या है, आगे अपोजिशन क्या कुछ करने वाला है? मैं इस सेक्टर में आपको तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा चुकी। बिल्कुल, मैं कामरान दोबारा से आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। मैं डॉक्टर सैयद असद अब्बास जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सी चीजें जिस पर अनिल गौड़ जी ने रोशनी डाली, क्या आपको लगता है कि इमरान खान बच पाएंगे इस बार? क्योंकि अपोजिशन के पास भी अगर हम देखते हैं तो तादाद उनके पास भी कम है, लेकिन 24 जो बागी हुए हैं, जो इमरान खान को छोड़कर गए हैं, इनका रुख क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर देखें तो 4 साल पूरे हो चुके हैं इमरान खान की गवर्नमेंट का, और अनिल जी की बात बिल्कुल सही है कि कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो पाकिस्तान में, अगर आपको एक गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो आपको आर्मी का सपोर्ट से ही कर सकते हैं आप। अभी जो दूसरे प्लेयर्स हम देख रहे हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान हो, या आसिफ जरदारी हो, या शहबाज शरीफ हो, हम देते हैं कि अभी जो रिसेंटली जो एक स्पीच दी थी जो कोर्ट के दायरे में भी आई थी, इन्होंने पछाड़ दिया। इमरान खान ने तो चौके और छक्के उड़ा दिए थे इनको क्या कहा उन्होंने, शोबाज शहबाज, और उनके साथ कहा डीजल और डाकू, और तमाम ऐसे बातें करके उनको तहस नहस कर दिया। लेकिन सिर्फ एक स्पीच में तहस नहस करना और एक नंबर्स दिखा के तहस नहस करना, ये काफी अंतर है इसमें। मैं समझता हूं कि अभी 155 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और 160 के करीब है ये दूसरे कोalition पार्टीज जो हम देखते हैं, जैसे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो गया नवाज शरीफ का, और उसके साथ जो पीपीपी पार्टी है। अभी ये चैलेंजेस, मसला सिर्फ यही नहीं है, और जनरल बाजवा को लिए और एक बड़ा चैलेंज है जो बलोच पश्तून में हो रहा है। वहां पे बहुत सारे आर्मी के जवान इनके मारे जा रहे हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमी हिट है। तो मैं समझता हूं ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा एक फाइनल एग्जामिनेशन जैसे बोलते हैं, या फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच से भी 100 गुना ज्यादा कठिन होने वाला है ये। उसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये जो 1.5 बिलियन की सब्सिडी है, ये इसको कैसे यहां पे क्लोजराइज कर सकते हैं, तो ये देखना होगा। और एक बात जो है, इन्होंने खुलेआम एक वार्निंग दी है, जो लोग इनकी पार्टी को छोड़ के जाए हैं, जो नो कॉन्फिडेंस वोट में इनको छोड़कर चले गए हैं,
और इन्होंने खुलेआम से कहा है कि वो वापस आएंगे और उनको नहीं बख्शेंगे। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये बहुत ही कठिन होने वाला है इमरान खान को। यानी इमरान खान के लिए मुश्किल बहुत है, लेकिन इस मुश्किल से क्या पार निकल पाएंगे भी देखना बहुत अहम होगा। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां हमेशा दो सरकार पैरेलल चलती हैं। एक सरकार तो जो हमें दिखती है जिसमें एमएलएज, एमपी और जो भी होते हैं, दूसरी सरकार बताते हैं कि पर्दे के पीछे चलती है जो फौज की सरकार होती है। तो ऐसे हालात में जब एक बेचैनी है पाकिस्तान में, अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए बिल्कुल तैयार है, तो ऐसे में फौज की जो कारकर्दगी उसे किस तरह से देखते हैं, उसके किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन और मेरी पार्टी के इतने वोट और तुम्हारे इतने वोट, ये सब फेस वॉश है। ये सब फेस वॉश है। आप मुझे ये बताइए कि इसी आर्मी ने तो इस प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट किया था, फिर ये इसे क्यों उठाएगी? तो यू हैव टू लुक इनटू द फैक्ट। वो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने आर्मी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, मगर अब उठी। इमरान और बाजवा ने जो अमेरिका का साथ छोड़ के चीन के साथ लिया, चीन इज नॉट ए गुड पे मास्टर, और उसकी वजह से सिचुएशन इकोनॉमी खराब हुई। FATF में भी, IMF, वर्ल्ड बैंक, कहीं से लोन मिलना बंद हो गया। इतनी बेइज्जती प्राइम मिनिस्टर की कहीं नहीं हुई। ये सब चल जाता। क्या नहीं चला? वो ये नहीं चला कि जब बाजवा के ऊपर, यानी कि फौज के ऊपर उंगली उठाई, नवाज शरीफ ने खुल्लम खुल्ला अपने बयानों के ये कहा और पाकिस्तान के लोग भी कहने लगे। अब क्या करे बाजवा? अब उनको रास्ते ढूंढे। अब पहली बात तो ये कि इमरान ने अमेरिका के साथ ये कह दिया कि तुम्हारे को हम अपने एयर स्पेस में आने ही नहीं देंगे। दूसरा उसने क्या किया कि बाजवा की मर्जी के खिलाफ ISI के चीफ को अफगानिस्तान भेज दिया। तीसरा क्या किया कि बाजवा की मर्जी के खिलाफ ISI चीफ की पोस्टिंग के ऊपर 3 महीने तक सिग्नेचर नहीं किए। फिर कहीं से ये आवाज आई कि वो बाजवा को बदलना चाहते हैं। आप तो जानते हैं पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव आर्मी चीफ करते हैं, आर्मी चीफ का चुनाव प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। ऐसी स्थिति में अब वहां की जो आर्मी है उसने ये तय किया कि जैसे उसने इनके इलेक्शन के टाइम ओवर टाइम काम करके दूसरी पार्टियों में डिफेक्शन करके इमरान को सेलेक्ट किया था, उसी तरह से इन्होंने डिफेक्शन कराया। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर अपोजिशन में यही ताकत होती तो उन्होंने इतने डिमॉन्स्ट्रेशन कर लिए थे। फजलुर रहमान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, तब क्यों नहीं बात मानी गई? अब इसलिए मानी गई कि सीधे सीधे बिकॉज आर्मी हैज कम इन एंड इट हैज बीन डिसाइडेड ही विल हैव टू गो, देयर इज नो डाउट। इसमें क्या नाम, इमरान खान के जाने में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, जाते जाते उसने कुछ बातें एक दो ऐसी अच्छी कह दी हैं जिसका हम तारीफ करते हैं। उसने खुद कह दिया कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो करप्ट है। क्यों? बिस्कुट की फैक्ट्री ये चलाते हैं, बिजली ये प्रोड्यूस करते हैं, और तो और इलेक्ट्रिसिटी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंटरप्राइजेज ये चलाते हैं, ये वहां की फौज चलाती है। जो फौज बिजनेस करने लगे, जो फायदे के काम चलाने लगे, जो रुपया कमाने लगे, वो कैसे लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल यही बात है कि बिल्कुल जी, और यही बात है कि पाकिस्तान की 4 लड़ाइयों में जो हार हुई है वो उनके सिपाही में कमी नहीं है, उनके ऑफिसर्स में। ठीक है, सीधे पाकिस्तान का ही रुख कर लेते हैं। कामरान साकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान जी, अब क्या होगी पाकिस्तान की आगे की सियासत? अपोजिशन का आगे का कदम क्या होगा? एक तो मैं तो ठीक करता चलूं, अपडेट करता चलूं कि तहरीक दमाद पेश हो चुकी है, 22 को इजलास बुलाया जा चुका है, और बाकी रह गई मुस्तकबिल की बात। तो यकीनन अभी 95% चांसेस यही लग रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो जाना होगा। 5% चांसेस हैं वो भी को मुआवजा हो जाए, और किसी हद तक, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मुआवजे भी होना कोई अनहोनी बात नहीं है, वो अचानक ही हो जाते हैं। इमरान खान जो है वो ऐसा अगर कुछ छूट देखने में आया तो फिर शायद वो अपनी कुर्सी बचा सके, लेकिन इसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। बाकी अगला लाहेमल यकीन यही है, तो हमारी दुआ है कि ये 27 मार्च का दिन जो है वो खैरियत से गुजरे और इस दिन को तसादुम ना हो। जैसे जो डेट आप बता रहे हैं कि 27 तारीख या 23 तारीख?
27 तारीख 23 से जलसों का आगाज होगा। 27 तारीख को इजलास बुलाया 27 में जी। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी साजी रेफरेंस के जरिए हुकूमत ने आइन के उन आर्टिकल की तशरीह मांग ली है जिनके जरिए वो जो मुनहरफ अराकीन है उन्हें उनके ताहियात पाबंदी या वोट कास्ट करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तशरीह की दरखास्त की गई है। ये भी बड़ा अहम है क्योंकि उसकी 24 मार्च से कायदा समाअत लार्जर बेंच करेगा, तो ये भी एक देखना होगा कि उससे पहले अगर फैसला आ जाता है तो उससे क्या होगा। लेकिन बज़ाहिर यहाँ अभी तक के जो हालात हैं वो यही समझ उससे लगता है कि 95% जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपनी वज़ारत-ए-इज़्मा जो है वो खो देंगे। नहीं बिल्कुल कामरान देखिए, ये पहला मौका नहीं। आपको याद होगा कि 1989 में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। क्या तस्वीर इस बार बिल्कुल उससे अलग है? बिल्कुल अलग है, हालात अलग हैं, सब मामलात और थे, मामलात हो रहे हैं। वाज़ेह अक्सरियत जो है वो ना सिर्फ अपोजिशन के अपने पास है बल्कि बहुत से अपोजिशन के नाराज अरकान भी जो है वो इन दौड़ों के अंदर शामिल हो गए हैं। वो लोग जो निसार चौधरी निसार की तरह बहुत सारे जो 3 साल से सियासत से गायब थे, वो लोग भी हुकूमत के खिलाफ एक्टिव हो चुके हैं और वो यकीनन अपना रोल जो है वो अदा करेंगे तमाम मिलकर। और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कभी कि अपोजिशन इतनी मुतहद हुई हो। ये एक वजह ये भी है कि इन तमाम अपोजिशन की इन्हें कोई आवाम का उस तरह से कोई दर्द नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी सियासत बचानी है क्योंकि हुकूमत का भी कोई कामरान पाकिस्तान के बारे में तो ये कहा जा रहा है और खासतौर से इमरान खान के बारे में ये बात आम है कि जब तक वो फौज के इशारे पर काम करते रहे उनकी सरकार चलती रही। फौज अब उनसे नाराज है, इस वजह से उनकी सरकार बचना मुश्किल लग रही है। ऐसा नहीं है। वो कभी माजी में कहीं हुआ करता था तो वो एक अलग बात है। अब इस बार जो फौज है उसने कह दिया है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि अगर जैसा कि एक तासुर पाया जाता है, जो अपोजिशन है वो भी कहती है कि उसे लाने वाले भी पाकिस्तानी फौज थी, तो अगर वो लाए और उससे खुश थे, ये चीजें थी, तो फिर वो अगर ला सकते थे तो बचा भी सकते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फौज ने इन तमाम सियासी मामला से खुद को अलग रखा है। आपको पता है कि जो नई ISI आए हैं उनकी कोशिश भी है कि वो अपने इदारों को कायमी जो है वो बरकरार रखें और उन्हें प्रोफेशनल रखें और ऐसे किसी भी सियासी मामला के अंदर जैसे सोशल मीडिया के अंदर नून लीग और बड़ी पार्टियां। ठीक है, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। कैप्टन अनिल गौड़ जी, जो कामरान साकी जी का कहना है कि फौज का कोई लेना देना नहीं है। फौज ने इनकार कर दिया है कि जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है उसमें मिलिट्री का कोई लेना देना नहीं है। देखिए अबू जी, अब कामरान साहब को मैं क्या कहूँ, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और अगर वो ऐसे कह रहे हैं टीवी के ऊपर, जाहिर है कि उनकी भी मजबूरी है, वो नहीं खुल के बात कर सकते। बिल्कुल। पर ये सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर फौज ही रूल करती है। ये पॉपुलर गवर्नमेंट सिर्फ नाम की होती है। इमरान खान का देखिए फौज के साथ क्यों ज्यादा फॉल आउट हुआ है, 2-3 बातें हैं। एक, जो तालिबान जिस हिसाब से आया और इस टाइम उसने ये सोचा इमरान खान ने कि जी तालिबान तो हमारा है और ये हमारे कहने पे चलेगा, वो नहीं हुआ। दूसरा, दुरंद लाइन जो है, दुरंद लाइन के ऊपर तालिबान का जो वहां पे विरोध और फौज के, पाकिस्तान फौज के साथ जो उनके अटैक्स हुए हैं वो। तीसरा, जो ISI चीफ के, जब बाजवा ने ISI चीफ का नाम लेके और फाइल जब इमरान खान के पास गई, इमरान खान ने जिस हिसाब से वहां एक नाटक किया और एक ड्रामा किया और उसने कहा कि नहीं जी ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, आर्मी चीफ कौन होता है, तो तब से ये दरार पड़ गई है उसके अंदर। और चौथा, जिस हिसाब से जो ऑपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई है और जो अपने क्या कहते हैं पहले भी थे मजबूर किया है ऑपोजिशन के। मैं कामरान साहब मैं आ रहा हूं क्योंकि जो ऑडियो है बिल्कुल क्लियर नहीं, इस वजह से अगर बीच में बात करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं अनिल जी आपके पास आऊंगा। असद अब्बास जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। असद अब्बास जी, जो बात यहां पर अनिल जी शुरू से कह रहे हैं, अनिल गौड़ साहब, की दरअसल बात अगर इमरान खान की फौज से बनी रहती, ISI से बनी रहती, तो शायद ये मुश्किल नहीं आती।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूं कामरान साहब पाकिस्तान से हैं और उनकी लिमिटेशन से हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट होने के नाते और मेरे भी जो तमाम दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं इस दुनिया में, विश्व में, मैं ये साफ आपके चैनल पे बता देता हूं कि बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कोई भी ऑपोजिशन लीडर को या कोई भी पाकिस्तान के लीडर या पार्टी को बिना आर्मी के सपोर्ट के हुकूमत बनाना। ये सही बात है, ये 1+1 = 2 की बात है। और रही दूसरी बात, देखिए हमें यह समझना चाहिए कि ये 4 साल तक चल सकी। और कामरान साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 5% चांस है, मतलब एक मौजिजा या मिरेकल होना चाहिए अगर पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान साहब की पार्टी है वो टिक सके। तो मैं समझता हूं कि क्लोजिंग एंड गेम में जब एक चेस खिलाड़ी खेल खेलता है, उसका एंड गेम कैसा है वो दिखता है। जैसे गैरी कास्परोव वर्सेस विश्वनाथन आनंद में जो पारी विश्वनाथन आनंद साहब हार रहे थे उसको जीत गया। अगर इमरान खान ने ये कर दिया, समझ जाइए कि अगली बार भी बहुत बड़ी हुकूमत के साथ आएंगे इमरान खान। लेकिन फिलहाल इमरान खान मुश्किल में है। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जब इस तरह के पाकिस्तान में हालात होते हैं तो फिर मुश्किल हिंदुस्तान के लिए क्यों होती है? कि हिंदुस्तान को ऐसे हालात पर पाकिस्तान में नजर क्यों रखनी चाहिए? ऐसा क्या कुछ होता है? देखिए, एक अनस्टेबल कंट्री अगर आपके नेबर में है तो ये आपके लिए डेंजर है। इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर, आप कितने भी डायलॉग बोलते रहिए, असलियत ये है कि पाकिस्तान का जो फेलियर हुआ है, जियाउल हक के समय में, परवेज मुशर्रफ के समय में पाकिस्तान एक प्रॉस्परस कंट्री था और इस समय में पाकिस्तान एक ल्यून कंट्री है और इस ल्यून कंट्री का ब्लेम अब फौज के ऊपर भी आ रहा है और इसके बारे में आवाज उठाई भी गई है। इसलिए अपनी फौज ने अपने आप को बचाने के लिए अब इमरान के लिए बहाने ढूंढ लिए और वो बहाने सच भी हैं। इमरान की इतना आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हुई जितनी इमरान खान की हुई है। आप सब जानते हैं जो कुछ हुआ है, तो बस यही उनको बहाना मिला कि ताकि आज की पोजीशन की का जो ठीक रहा है वो इमरान के सर फूट जाए, बदला हो और फौज इससे बच जाए। मैं कामरान आप कह रहे थे कि 95% इमरान खान का बचना या उनकी सरकार का बचना मुश्किल है। मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि फिर नेक्स्ट पीएम कौन होगा पाकिस्तान का? अभी तक जो अपोजिशन फैसला किया है उस हिसाब से तो शहबाज शरीफ साहब का नंबर लग रहा है, लेकिन अगर जो रूल्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि सबसे स्पीकर जो कौमी असम्बली है वो सबसे पहले दावत देगा मुफ्ती को, क्योंकि वो अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात है। अगर वो अपने अरकान पूरी कर लेती है, हमायती पूरी कर लेती है, तो शहबाज शरीफ के चांसेस हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे। और अगर वो नहीं कर पाती तो दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो पीपल पार्टी है, फिर उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह से मुत्तहिद हैं और इन्होंने पहले आपस में वजारतें और चीजें और इक़्तिदार बांट लिए है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अवाम का दर्द तो नहीं है, इन्हें अपना दर्द हो, अपने इक़्तिदार का दर्द है, तो यकीनन फिर हालात और होंगे। लेकिन कामरान, अगर अपोजिशन की बात करें तो डिजिट तो अपोजिशन के पास भी नहीं है। 172 की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन के पास भी तादाद तो पूरी नहीं है। नहीं, अपोजिशन टीम मौजूद हैं और अगर उनके पास 121 अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पीटीआई के और पीटीआई की इत्तेहादी जमातों के जैसे काफ लीग हैं और जमातें हैं, वो अगर आप शामिल करते हैं तो ये 171 से ज्यादा डिजिट जो है वो पूरे हो जाते हैं। तलबत जो है वो उनके वोट पे वफादारी को उन्होंने उठा रखा है, उसके लिए वो ना उनके लिए क्या मसला होगा, वो चाहे शहबाज शरीफ हो या सदर के पर आसफ अली जरदारी हो या उनके बेटे हो, तो उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपको बता रहा हूँ कि ये भी मुमकिन है कि तो बिल्कुल कामरान की आवाज़ जो हम तक बहुत क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि 27 तारीख तक अब ये देखना बहुत अहम होगा और 27 तारीख पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बहुत अहम है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इमरान खान मुश्किल में है और इस मुश्किल घड़ी से क्या इमरान खान बाहर निकल पाएंगे या जो सिचुएशन अब उनके खिलाफ बनती जा रही है
क्या इसे शिकस्त इमरान खान दे पाएंगे और अपनी सरकार बचा पाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साकी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, कैप्टन अनिल गौड़ साहब, कर्नल टीपी त्यागी जी, डॉक्टर सैयद असद अब्बास जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में आने वाला कल कैसा होगा ये देखना बहुत अहम होगा। आदाब।